नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एप्रिकस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं 14 फरवरी के डेली करंट अफेयर्स। आज डेट भी ख़ास है, वैलेंटाइन दिन है आज, तो आज हम करंट अफेयर से और मोहब्बत करेंगे। मैं विश्वजीत सिंह आशा करता हूँ आप सब लोग सुखी और स्वस्थ होंगे। आप हमें हमारे सभी सोशल हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला, राहुल बजाज जो कि बजाज कंपनीज़ के बजाज ग्रुप के चेयरमैन थे फॉर्मर, उनकी मृत्यु हो गई है। और उन्होंने चेयरमैन का जो पद था वो पिछले साल अप्रैल में ही अभी छोड़ा था। उसके बाद उन्हें फर्म का चेयरमैन एमरिटस बना दिया गया था 5 साल के लिए। और मुझे लगता नहीं कि बजाज कंपनी के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है। आप मोस्ट फेमस टैगलाइन बजाज की जानते हो, हमारा बजाज। एक ऐसा आइकॉनिक टू व्हीलर एड जिसको हम कभी नहीं भूल पाए, जिसने एक टू व्हीलर को एक मिडलमैन के साथ जोड़ा, है ना। आपने देखा होगा वो कितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट तब होती थी, हमारा बजाज, कुछ इस तरह से। तो ये उसके बेसिकली उसी के लिए निर्माता मालिक थे, ठीक है। बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को हेड करते थे। और बजाज इस वक्त ना सिर्फ ऑटोमोबाइल्स में है बल्कि जनरल लाइफ इंश्योरेंस में, फाइनेंस में, होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक लैंप्स और बहुत सारे फील्ड्स में बजाज की अभी प्रेजेंस है, ठीक है। और ये बजाज चेतक जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, बजाज चेतक स्कूटर तो एक एस्पिरेशनल सिंबल बन गया था मिडिल क्लास इनकम फैमिलीज़ के लिए। और हमारा बजाज ट्यून तो इतनी सिनोनिमस हो गई थी लोगों के साथ कि हमारा बजाज मतलब एक बेहतर देश का सपना। 2005 में इंडस्ट्रियलिस्ट राहुल बजाज ने अपनी जो पूरी कमान है वो अपने बेटे राजीव बजाज को दे दी थी, जो इस वक्त बजाज ऑटो के एमडी हैं। आगे चलते हैं। आज 14 फरवरी है। कल बेसिकली जो है 13 फरवरी को कुछ इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड रेडियो डे। हर साल 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। रेडियो एक बहुत पावरफुल मीडियम है, लोगों को इकट्ठे करने में इसकी क्षमता है, एंड टू प्रमोट डाइवर्सिटी एंड टू बिल्ड ए मोर पीसफुल एंड इंक्लूसिव वर्ल्ड, है ना। देखो, रेडियो एक इस तरह का माध्यम रहा है हमेशा से भारत में, खास करके कि जहाँ तक कोई और मीडियम नहीं पहुँच पाया वहाँ तक रेडियो पहुँचा है। और ख़ासकर कि डिज़ास्टर्स के टाइम पर रेडियो बहुत ही ज़्यादा एक हेल्पफुल मीडियम माना जाता है। ये दिन 2011 में बाय मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनेस्को ये प्रोक्लेम किया गया था। उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2012 में इसे इंटरनेशनल डे अडॉप्ट कर लिया था। उसी के बाद 13 फरवरी जो है वो वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इस साल की जो थीम है, मैंने आपको बताया था कि जो भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनकी थीम इंपॉर्टेंट होती है, तो इसकी इंपॉर्टेंट थीम है इस बार रेडियो एंड ट्रस्ट, ठीक है। और इस साल यूनेस्को ने रेडियो स्टेशन को 3 और सब थीमों पर बात करने के लिए बोला है। ट्रस्ट एंड रेडियो जर्नलिज्म, हम इंडिपेंडेंट और हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस कर सकें। ट्रस्ट एंड एक्सेसिबिलिटी, ऑडियंस का ख्याल रखें। ट्रस्ट एंड वायबिलिटी ऑफ रेडियो स्टेशन, इंश्योर कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। यहाँ आप इसमें भी देख सकते हैं रियस टू रेडियो टू ट्रस्ट वर्ल्ड रेडियो डे, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। देयर इज़ वन मोर पर्सनैलिटी इन न्यूज़, एनवायरमेंटलिस्ट रवि चोपड़ा। ये अभी न्यूज़ में है, उसका कारण है चार धाम प्रोजेक्ट। देखिए, ये बहुत ही फेमस एनवायरमेंटलिस्ट हैं रवि चोपड़ा जी। इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है एज चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई पावर्ड कमेटी ऑन चार धाम प्रोजेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने चार धाम प्रोजेक्ट को लेकर एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी। और देखिए इनका कहना क्या है, ही सेड दैट HPC could not protect the fragile Himalayan ecology. His belief has been shattered. ठीक है, इनका विश्वास उठ गया है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी बनाई ये हिमालयन इकोलॉजी को नहीं बचा सकती। असल में चोपड़ा जी रेफर कर रहे थे कोर्ट का जो दिसंबर 2021 में ऑर्डर आया है, जब कोर्ट ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि वाइडर रोड्स वहाँ पर चाहिए चार धाम में टू मीट द डिफेंस नीड्स, डिफेंस की ज़रूरत के लिए। जबकि HPC जो बनाई गई थी
उसने पिछले साल रिकमेंड किया था कि ना बनाया जाए, चारधाम प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अडॉप्ट भी किया था सितंबर 2020 में। ठीक है, फिर दिसंबर 2021 में इन्होंने खुद की ही रूलिंग को मॉडिफाई करके ये कहा कि ऑन द ग्राउंड ऑफ, कोर्ट ने कहा द कोर्ट कुड नॉट इंटेरोगेट द पॉलिसी चॉइस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट विच इज इंटरेस्टेड बाय लॉ एंड डिफेंस ऑफ द नेशन, कि जहां डिफेंस, सुरक्षा की बात आती है देश की, वहां पर हम इंटरफियर नहीं करेंगे, इंटेरोगेट नहीं करेंगे, और चारधाम प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। ठीक है, अब जैसे चारधाम प्रोजेक्ट का जब शुरुआती दौर में इसका अनाउंसमेंट हुई थी तो बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट ने कंसर्न उठाया था कि पहले ही हिमालयन इकोलॉजी बहुत फ्रेजाइल है। आपने देखा है पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर लैंडस्लाइड्स और डिज़ास्टर्स देखने को मिले हैं। 2013 में आपको याद होगा बहुत बड़े लेवल पर डिज़ास्टर आया था उत्तराखंड में। सो चारधाम प्रोजेक्ट क्या है, बेसिकली ये है जो मेन चार धाम हैं उनको, उस पूरे हाईवे को वाइडन करना, डेवलप करना, जो कि तकरीबन 900 किलोमीटर का है, और चार जो होली हिंदू पिलग्रिमेज साइट्स हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इनको आपस में जोड़ना। एंड इट हैज़ बीन डन ऑन द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 12,000 करोड़। अब इशू क्या हुए थे, काफ़ी इस प्रोजेक्ट को लेकर एनवायरमेंट कंसर्न्स फ्लैग किए गए थे, जिसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी। ठीक है, जिसमें एक तो हाइटन रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड्स, लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, लैंडस्लाइड्स का खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर बाईपास किया गया मैंडेटरी इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस को, बाईपास किया गया एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को, 25,000 तो पेड़ गिराने पड़ेंगे इसके लिए, और जिसके कारण जो है ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन तो पहले ही है, अगर टोपोग्राफी में इसके बदलाव आया तो और ज़्यादा इट विल बी सेंसिटिव टू स्लिपेजेस एंड लैंडस्लाइड्स। और इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे ये एनवायरमेंटलिस्ट अभी से कह रहे हैं कि आप इसको मत बनाओ, क्योंकि इससे पूरी की पूरी आप छेड़छाड़ कर दोगे हिमालयन इकोलॉजी में, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो आगे जाके आम लोगों को सहने पड़ेंगे। तो रवि चोपड़ा जी इसीलिए इसके पार्ट थे एचपीसी, और इन्होंने रिज़ाइन दे दिया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है न्यूज़, और ये भी क्या है, इशू क्या है चारधाम प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके इश्यूज़ क्या हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़ क्या हैं, क्या प्रोजेक्ट है, क्या इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की है, स्माइल। स्माइल की फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ठीक है, न्यू दिल्ली में लॉन्च की गई है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। पर्पज़ है टू प्रोवाइड वेलफेयर मेजर्स टू ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड पीपल इंगेज्ड इन बेगिंग, जो भीख मांगते हैं, भिखारी हैं वो कम्युनिटी, और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, इन लोगों को के लिए वेलफेयर मेजर्स प्रोवाइड करना। 2 सब स्कीम्स हैं इसके अंडर, एक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स इंगेज्ड इन द बेगिंग। इस स्कीम का पर्पज़ है to expand the reach of rights that give necessary legal protection and secured life to the targeted group, ये दोनों ग्रुप्स। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी सोशल सिक्योरिटी मेजर्स की बात की गई है, जैसे आइडेंटिटी देना उनको, एजुकेशन प्रोवाइड करना, मेडिकल केयर, शेल्टर, ऑक्यूपेशन अपॉर्चुनिटीज़, और इसके लिए 365 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं फॉर 5 ईयर्स, 2021-22 से 2025-26। ठीक है, इसमें क्या क्या है थोड़ा सा और जान लें। स्कॉलरशिप होगी ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए 9 से टिल पोस्ट ग्रेजुएशन, स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड अंडर पीएम दक्ष इनको कवर किया जाएगा, मेडिकल हेल्थ पैकेज के अंडर इनको लाया जाएगा अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें जेंडर रीअफर्मेशन सर्जरीज को भी सपोर्ट किया जाएगा इन सेलेक्ट हॉस्पिटल्स। इसके अलावा शेल्टर होम्स, गरिमा गृह विद ऑल बेसिक फैसिलिटीज़, फूड, क्लोथिंग, मेडिकल सपोर्ट, ये सब दिए जाएंगे। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ और स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएंगी। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल्स बनाए जाएंगे हर स्टेट में, ताकि उन पर जो भी कोई भी ऑफेंसेस हो रहे हैं उनको मॉनिटर किया जा सके और टाइमली रजिस्ट्रेशन, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन हो सके। ठीक है, इसके बिना बेगर्स की बात करें तो सर्वे एंड आइडेंटिफिकेशन होगा ऑफ बेनिफिशरीज। देन आउटरीच वर्क किया जाएगा ताकि जो लोग बेगिंग में इन्वॉल्व हैं उनको बेसिकली सर्विसेज जैसे शेल्टर होम्स में पनाह मिल सके, और शेल्टर होम्स में बच्चों की एजुकेशन के लिए प्रबंध होगा, वो बच्चे जो कि बेगिंग में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो पोस्टर है। तो स्माइल याद रखना, स्माइल स्कीम इट इज़ सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। क्या है, किन के लिए है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है।
सो आगे चलते हैं। देयर इज़ वन न्यू इंडेक्स इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021। इसमें भारत की आई है 46th पोजीशन। ठीक है, सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा नॉर्वे का, जिसने टॉप किया है इसमें, और भारत का स्कोर इसमें 6.91 रहा, जिसके कारण भारत को 46th रैंक मिला। और हमारा नेबर जो पाकिस्तान है वहाँ पर उसको ये रैंक मिला है 104। टॉप 5 नेशंस की बात करें तो नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड, ये टॉप 5 नेशंस हैं। और अगर बॉटम 5 नेशंस की बात करनी हो तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार, अफगानिस्तान, ये बॉटम 5 नेशंस हैं। ठीक है, देखिए, मोर देन ए थर्ड ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन दैट लिव्स अंडर द ऑथोरिटेरियन रूल, जबकि सिर्फ 6.4% लोग हैं दुनिया में जो फुल डेमोक्रेसी एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो ये EAU देता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, हर साल। कहाँ पे हेडक्वार्टर है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, क्या है, कौन देता है, कितना रैंक है इंडिया का, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आगे चलते हैं। सो एपीडा ने अपना 36 फाउंडेशन डे मनाया 13 फरवरी को। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपीडा। ठीक है, एपीडा के कारण बेसिकली एपीडा ने हेल्प की है गवर्नमेंट की इन इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट। ठीक है, ये $20 बिलियन रहा 2020-21 में, जब 1986 में ये सिर्फ $0.6 बिलियन था जब एपीडा को फाउंड किया गया था। ठीक है, नाउ एपीडा हैज़ हेल्प टू एक्सपैंड द एक्सपोर्ट बास्केट टू 205 कंट्रीज। और ख़ास करके वोकल फॉर लोकल की जो नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने जो आवाज़ उठाई थी और आत्मनिर्भर भारत की बात की थी, वहाँ एपीडा का भी फोकस है ऑन प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ लोकली सोर्स्ड जोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स एज वेल एज इंडिजिनस एथनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसके लिए एपीडा ने बेसिकली एक मार्केट इंटेलिजेंस सेल बनाया जिससे मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स दी जा सके। एक फार्मर कनेक्ट पोर्टल भी इनके द्वारा लॉन्च किया गया है, जिससे क्या है, बेसिकली फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस या फार्मर प्रोड्यूसर जो कंपनीज हैं, दे कैन इंटरेक्ट विद द एक्सपोर्टर्स डायरेक्टली। ठीक है, और एपीडा की ही इंटरवेंशन के बाद वाराणसी रीजन में इतने ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले कि इतनी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट इस एरिया ने, पूर्वांचल रीजन ने इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट प्राप्त की कि 20,000 टन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्सपोर्ट किया गया इस रीजन में पिछले 6 महीनों में। सो दिस हैज़ वेरी वेरी गुड फ्यूचर। ठीक है, अब हमारे दिक्कत क्या है, देखिए, अब थोड़ी सी मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से जान लें। भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मेन एग्रीकल्चर क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का, लेकिन हमारी कंट्रीब्यूशन इन द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स इन द ग्लोबल मार्केट्स इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। रीज़न क्या है, बड़ी समस्याएं हैं, जैसे क्या है, फॉर एग्जांपल अगर जानना हो, लैक ऑफ रिक्विजाइट इंफ्रास्ट्रक्चर एट द फार्म गेट। ठीक है, फार्म गेट पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पोस्ट प्रोडक्शन की नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स नहीं है हमारे पास। ठीक है, अवेयरनेस अबाउट गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नहीं है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की कमी है, हाइजीनिकली प्रोड्यूसिंग एंड अदर लेटेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन एरियाज ऑफ क्वालिटी एंड पैकेजिंग, इसमें हम मार खा जाते हैं। दैट इज़ वाई दिस इज़ द की हिंड्रेंस इन हार्नेसिंग द एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब एपीडा की बात करें, 1986 में गवर्नमेंट ने एक पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा बनाया गया था। किस मिनिस्ट्री के अंडर है ये ध्यान रखना, कई बार बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इट इज़ नॉट अंडर एग्रीकल्चर, इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसने रिप्लेस किया था तब का प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। उसके बाद एपीडा ने अलग अलग एरियाज़ में काम किया है और बेसिकली 14 प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं इनकी मेन, जिनमें फ्रूट्स वेजिटेबल आ जाते हैं, प्रोसेस्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, एनिमल, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स और सीरियल्स, ये सारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो सेंट्रल सेक्टर स्कीम एक लॉन्च की गई है फॉर द फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है और लॉन्च की है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिससे 10,000 नए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाएंगी और उनको प्रमोट किया जाएगा टिल 2027 टू 2028। और बजट में से इसको 6,865 करोड़ सैंक्शन किए गए हैं। ठीक है, इस स्कीम के अंतर्गत क्या है,
फॉर्मेशन बनाए जाएंगे और प्रमोट किए जाएंगे एफपीओज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट क्लस्टर एरिया अप्रोच एंड स्पेशलाइज्ड कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच। एक तो प्रोडक्ट क्लस्टर एरिया अप्रोच प्रोड्यूस की, देन कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच। ठीक है, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में जैसे एफपीओज का फोकस रहेगा, जैसे एक जो नया हमारी सरकार ने नारा दिया था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। एंड इसमें क्या होगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी अप टू 18 लाख पर एफपीओ फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, ताकि एफपीओ की जो मैनेजमेंट कॉस्ट है उसको कवर किया जा सके। और इस स्कीम के तहत डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो है वो एडवांस रिलीज भी देगा टू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, ताकि इसको जो है प्रॉपरली इस पर वर्कआउट किया जा सके। ठीक है, सो आगे चलते हैं। देयर इज़ वन प्रोब इन न्यूज़ दैट इज़ पार्कर सोलर प्रोब। ठीक है, ये नासा की है बेसिकली। पार्कर सोलर प्रोब न्यूज़ में इसलिए बिकॉज इट टुक इट्स फर्स्ट विजिबल लाइट इमेजेस ऑफ सरफेस ऑफ वीनस फ्रॉम स्पेस। ठीक है, सरफेस ऑफ वीनस देखिए थोड़ा सा हमेशा अच्छे से नहीं दिखता है, थिक क्लाउड्स में भरा रहता है, वो थिक क्लाउड से घिरा रहता है आसपास से। तो इसके लिए बेसिकली एक वाइल्ड फील्ड इमेजर फॉर पार्कर सोलर प्रोब को यूज़ किया गया, जिसके बाद पूरी जो प्लैनेट की नाइट साइड है उसको मैप किया गया, इमेज किया गया। विजिबल लाइट प्लस इंफ्रारेड लाइट इनको भी इमेज किया गया, जिसके बाद कुछ ऐसे रीजन देखने को मिले वहाँ पर जैसे कॉन्टिनेंट्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज ऑन दैट लावा सोक्ड प्लैनेट। एंड साइंटिस्ट इवन स्पॉटेड ऑक्सीजन इन द वीनस एटमॉस्फेयर। एक हैलो सा प्लैनेट के आसपास बन गया था, तो उन्होंने ऑक्सीजन भी विटनेस की है। ठीक है, और वीनस को हम ज़्यादातर अर्थ ट्विन भी कहते हैं। और इससे बेसिकली क्या होगी, हेल्प मिलेगी साइंटिस्ट को सरफेस जियोलॉजी जानने की वीनस की, और मिनरल्स की ऐसी जो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल हैं जो कल को यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, पार्कर सोलर प्रोब की बात करें तो नासा की स्पेस प्रोब है, 2018 में लॉन्च की गई थी। पर्पस इसका था ऑफ मेकिंग ऑब्जर्वेशंस ऑफ आउटर कोरोना ऑफ द सन। ठीक है, आगे चलते हैं। सो 13 फरवरी कल बेसिकली एक और इम्पॉर्टेंट दिन मनाया गया, वो है नेशनल वुमेन डे। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक इंटरनेशनल वुमेन डे होता है, ये नेशनल वुमेन डे है। 13 फरवरी को मनाया जाता है इन द मेमोरी ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजिनी नायडू। ठीक है, जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो इस साल नेशन उनकी 143rd बर्थ एनिवर्सरी मना रहा है। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। फेमसली आपको पता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला भी इन्हें कहा जाता है बिकॉज ऑफ हर पोइम्स, एंड शी इज़ आल्सो वेल नोन अक्रॉस द ग्लोब फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द लिटरेचर। हिस्टोरिकली अगर बात करें तो बड़ी इंपॉर्टेंस रही है। 1925 में सरोजनी नायडू प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। ठीक है, और सरोजनी नायडू शी इज़ वन ऑफ द फोरफ्रंट लीडर्स जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेड किया और क्विट इंडिया मूवमेंट को भी। उसके बाद जब यूनाइटेड प्रोविंसेस में इनको गवर्नर बनाया गया 1947 में, तो दोबारा से इन्होंने हिस्ट्री लिखी। शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ गवर्नर इन द डोमिनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, और वुमेन राइट्स, उनकी सफरेज रिप्रेजेंटेशन के लिए इन्होंने एक इस्टेब्लिश की थी वुमेन इंडिया एसोसिएशन इन 1917। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना इनके बारे। सो आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड ने एक स्कीम लॉन्च की है जीवा। पर्पस क्या है, टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। नाबार्ड द्वारा ये एग्रो इकोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जीवा, टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग अंडर इट्स एग्जिस्टिंग वाटरशेड एंड वाडी प्रोग्राम्स इन 11 स्टेट्स। जीवा का एम है टू ensure using the principle of agroecology, long-term sustainability and transform the existing social and natural capital, ताकि जो फार्मिंग कम्युनिटी है वो नेचुरल फार्मिंग की तरफ अट्रैक्ट हो सके, क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो कि इकोलॉजिकल फ्राइल और रेन फेड हैं, वहाँ पर कमर्शियल फार्मिंग नहीं की जा सकती। तो उनके लिए बेसिकली नेचुरल फार्मिंग को अपनाना, उसके लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। और ये पायलट बेसिस पे अंडर 25 प्रोजेक्ट लॉन्च होगा इन 11 स्टेट्स कवरिंग 5 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रोजेक्ट जीवा प्रोग्राम या प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है, नाबार्ड ने। ठीक है, आगे चलते हैं। सो इंडिया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने अपना 5वां और अंतिम वेसल जो है
क्या ये बना रहे थे? कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल्स। 5 इन्होंने बनाने थे, तो अपना 5वां व्हीकल कॉन्ट्रैक्ट शेड्यूल खत्म होने से पहले ही इंडियन कोस्ट गार्ड को दे दिया। सभी के सभी 5 वेसल डिलीवर हो चुके हैं। ठीक है, 2016 में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। इस 5वें वेसल का नाम रखा गया है सक्षम। ठीक है, ये 5 के 5 वेसल्स, दीज आर द मोस्ट एडवांस पेट्रोल वेसल्स इन सर्विस ऑफ द कोस्ट गार्ड। ठीक है, भारत का आपको पता है कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है और कोस्टल सिक्योरिटी रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर्पज़ के लिए ये बेसिकली जो है बनाए गए थे। 2400 टन वेसल्स हैं ये। बेसिकली एडिशनल फीचर्स हैं जैसे क्विक रिस्पॉन्स बोट्स हैं फॉर रेस्क्यू, एंटी पायरेसी एंड गनरी सिमुलेटर्स हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सक्षम पूछा जाए या किससे रिलेटेड है तो ये है बेसिकली कोस्टल गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल। ठीक है, आगे चलते हैं। परसों 12 फरवरी को एक इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया था, दैट इज़ नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। ठीक है, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल का देखिए मिशन है टू स्टिमुलेट एंड प्रमोट प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी अवेयरनेस इन ऑल सेक्टर्स ऑफ द कंट्री। थीम था इसका सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। ठीक है, एनपीसी एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। 1958 में इसे बनाया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, एंड दिस डे आल्सो सेलिब्रेट्स द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, है ना, मैं ये कह रहा था ना। इट इज़ अ नेशनल इंस्टीट्यूशन डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग इंडियाज प्रोडक्टिविटी कल्चर, कि हाउ हमने प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है। ठीक है, आगे चलते हैं। देयर इज़ वन मोर न्यूज़। टाटा सन्स ने दोबारा से एन चंद्रशेखरन को अपना एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया है 5 साल के लिए। पहले भी ये उसके चेयरमैन ही थे। फरवरी एंड में इनकी चेयरमैन ख़त्म होनी थी। 2017 में इन्होंने ज्वाइन किया था एज ए चेयरमैन और 2016 में टाटा सन इनको ज्वाइन किया था। ठीक है, और ये जाने जाते हैं फॉर पॉपुलरली नोन फॉर गेटिंग रिड ऑफ टाटा टेलीवी सर्विसेज, जिसने तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए बैंक लोन्स में खोया था और AGR ड्यूज़ में भी। उसके बाद टाटा ने अपना सारा मोबाइल फ़ोन बिजनेस भारती एयरटेल को बेच दिया था। ठीक है, तो इनको दोबारा से टाटा ने एन चंद्रशेखरन को अपना चेयरमैन बनाया है। सो देन नेक्स्ट देयर इज़ हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बी श्रीरामुलु ने बोला है बेसिकली कि कल्याणा कर्नाटका रीजन में एक नई स्किल एंड एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी प्लान की जा रही है। ठीक है, ये कल्याण कर्नाटक रीजन क्या है, आपका सवाल यही होगा। तो इस एरिया को पहले हैदराबाद कर्नाटका रीजन भी कहा जाता था। ये रीजन बेसिकली कर्नाटका में है। आपको बात, इसका जो हैदराबाद कुछ पार्ट था हैदराबाद में, तब पहले रूल किया जाता था बाय निज़ाम्स, और दूसरा इसका पार्ट था मद्रास प्रेसिडेंसी में। ये भारत का सबसे सेकंड लार्जेस्ट एरिड रीजन है। एरिड समझते हैं ना आप, एरिड, ठीक है, थोड़ा सा कह लो खुश्क रीजन। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ रीजन इसकी है कलबुर्गी। ठीक है, उसके बाद हैदराबाद आपको पता है 1948 में मर्ज हो गया था इंडिया में। कुछ इसके पार्ट थे वो कर्नाटका में चले गए, इसलिए हैदराबाद कर्नाटका को 2019 में ऑफिशियली इसका नाम कर दिया गया था कल्याण कर्नाटका रीजन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देन इंडिया विल हेल्प श्रीलंका टू लॉन्च इट्स वर्जन ऑफ आधार कार्ड। सो श्रीलंका भी भारत की तरह आधार कार्ड अपना लेके आएगा, और इंडिया ने कहा है कि वी विल प्रोवाइड ए ग्रांट टू श्रीलंका फॉर ए यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क विच विल बी मॉडल्ड ऑन द आधार कार्ड। और राजापक्सा गवर्नमेंट ने कहा है कि वो इसको प्रायोरिटाइज करेंगे कि इसको एक नेशनल लेवल प्रोग्राम पे लॉन्च किया जा सके। और ये इनिशिएटिव आया है जब दिसंबर 2019 में बाईलेटरल टॉक्स हुई थी प्रेसिडेंट गोटाबाया राजापक्सा और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में। ठीक है, तो अगर आपसे कोई सवाल आ जाए कि आधार कार्ड कौन और देश अपना आधार कार्ड बना रहा है या इंडिया किस देश की हेल्प कर रहा है आधार कार्ड बनाने में, तो इट इज़ श्रीलंका। सो कलकत्ता में 45th इंटरनेशनल बुक फेयर शुरू होगा 28 फरवरी से 13 मार्च तक चलेगा। इस बार की थीम कंट्री है बांग्लादेश। ठीक है, और कलकत्ता बुक फेयर को रिकॉग्निशन मिली है फ्रॉम इंटरनेशनल पब्लिशर्स एसोसिएशन। ये कहाँ पे है? जिनेवा में। और जिनेवा ने इंटरनेशनल कलकत्ता बुक फेयर को अपने कैलेंडर्स ऑफ बुक फेयर्स में भी इंक्लूड किया है। इसके अलावा सिर्फ इंडिया ही नहीं, बांग्लादेश, ब्रिटेन, USA और बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी इन द कलकत्ता बुक फेयर। ठीक है,
सो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं एमसीक्यूज की। सो स्माइल स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, अभी आपको बताया था। फॉर विच, किसके लिए? मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लिए। कौन कौन सी थी? ट्रांसजेंडर, ठीक है, और पीपल इन्वॉल्व इन बेगिंग, ठीक है। तो किसने लॉन्च की है ये? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। नासा की पार्कर प्रोब हैज सेंट द विच प्लैनेट सरफेस पिक्चर्स, किस प्लैनेट की इन्होंने पिक्चर्स भेजी हैं सरफेस की? तो इन्होंने किसकी भेजी है नासा पार्कर प्रोब ने? वीनस की। तो भारत किस कंट्री की हेल्प करेगा? अभी मैं कह ही रहा था, फॉर इट्स वर्जन ऑफ आधार। तो भारत हेल्प करेगा श्रीलंका की। थीम कंट्री कौन सी है कलकत्ता इंटरनेशनल बुक फेयर में? अभी आपको बताई थी, कौन सी है? इट इज़ बांग्लादेश। और बांग्लादेश इस साल अपनी 50th एनिवर्सरी भी मना रहा है ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। देन वर्ल्ड रेडियो डे किस दिन मनाया जाता है? अभी आपको बताया था, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 13 फरवरी। नेशनल वुमेन डे किस दिन मनाते हैं? इसको भी 13 फरवरी। सो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में इंडिया को कितनी रैंकिंग मिली है? सो भारत को कितनी रैंकिंग मिली है? 46th। देन जीवा प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जल्दी बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, आरबी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग आ गया तो हम एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री फटाफट लगाएंगे, नहीं, ये लॉन्च किया गया है बाय नाबार्ड, ठीक है। कुछ इस तरह से कोडिंग याद रख लो, जीवा ए 2 बारी नाबार्ड, ठीक है। सो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे हों तो इनको शेयर करना मत भूलेगा। आपकी सपोर्ट के साथ ही हम जो हैं बेसिकली ये सारा वर्कआउट कर रहे हैं। सो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।